नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, कोविड कहर लगातार उत्तराखंड में बढ़ता ही जा रहा है और इस बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। उत्तराखंड में लगातार कोरोना का कहर जारी है, तो वहीं पर प्रदेश में आज 5,541 नए केस सामने आ गए हैं। 168 लोगों की कोविड की वजह से मौत हो गई है। 4,887 लोग आज ठीक होकर घर चले गए हैं। प्रदेश में अब 3,896 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अभी भी कोरोना के 74,000 से भी ज्यादा केस हैं। तो उत्तराखंड में लगातार कोविड का जो कहर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में जो आंकड़ा है वो 5,000 से भी ज्यादा दर्ज किया गया है। तो वहीं पर 168 लोगों की मौत हो गई है। 4,000 से भी ज्यादा लोग रिकवर हो गए हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता विशाल गर्ग अधिक जानकारी देने के लिए। विशाल, फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ आंकड़े उत्तराखंड में कोविड-19 के? देखिए ऋचा, लगातार क्योंकि उत्तराखंड में जो मामले बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं ये संदेशा देते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार को बहुत सख्ती से काम करना होगा। और ऐसे में सरकार लगातार जो है वो काम करती हुई दिखाई भी दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत खुद फील्ड में उतर करके फील्ड में जाकर के जानकारी जुटा रहे हैं। अस्पतालों में वो जा रहे हैं, वहां पर वो निरीक्षण कर रहे हैं और क्या कुछ व्यवस्था है उसकी भी बारीकी से वो जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। वो अपने अधिकारियों को भी निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं कि कोविड पर जिस तरह से हमें एक चोट करनी है और लगातार जिस तरह से जो मामले बढ़े हैं उनको हमें रोकना है। और उसको लिहाज से आज हम देख भी रहे हैं कि जैसे कि प्रदेश में अभी तक पिछले 2 से 3 दिनों का जो आंकड़ा रहा वो 8 से 10,000 के बीच रहा। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यही है ऋचा कि आज के जो आंकड़े हैं वो काफी हद तक कम हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी अपने दर्शकों को बताया कि आज सिर्फ लगभग 5500 के आसपास जो है वो आंकड़े आए। लेकिन इससे पहले 8,000 और 10,000 के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाले थे। बिल्कुल, ये एक राहत भरी खबर है कि जो आंकड़े हैं और दिन के अलावा आज जो आंकड़े आए हैं वो काफी कम है। इसको लेकर भी अब थोड़ी बहुत जो सरकार है थोड़ी खुश भी और थोड़ी चिंता मुक्त भी हो गई है। विशाल, क्या जिस तरीके से जो रणनीति अपनाई जा रही सरकार की तरफ से, क्या वो रणनीति अब यहाँ पर काम आ रही है जिस वजह से आंकड़े कम आए हैं? बिल्कुल ऋचा, क्योंकि लगातार सूबे के जब मुखिया खुद उतर रहे हैं, जाकर के वो निरीक्षण कर रहे हैं चीजों का, तो ऐसे में उनकी जो पूरी टीम है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो या फिर उनके अधिकारी हैं, वो भी लगातार वहां पर जाकर के बारीकी से चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर बेड की कमी होती है तो तुरंत बेड अवेलेबल कराए जा रहे हैं कि कहाँ पर हम और क्या व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसे में हम अलग अलग जो होटल्स हैं उन पर भी जाकर के ये रायशुमारी कर रहे हैं कि अगर हमारे पास पेशेंट की संख्या बढ़ती है तो हम यहाँ पर इसको कोविड सेंटर बना सकते हैं। तो लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उसको लेकर के लगातार चोट कैसे जा रही है। ऐसे में अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो कैबिनेट मंत्री है वो खुद अपने प्रभारी क्षेत्र में जा रहे हैं और वहाँ की जो जनता है उनसे तो वो जुड़ रहे हैं, साथ ही उनको यानी कि अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है। चाहे वो शासन और प्रशासन हो, दोनों ही जुटे हुए हैं और कैसे इस चेन को तोड़ना है इसको लेकर पूरी यहाँ पर कोशिश होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए नई व्यवस्थाओं की जायजा लेने के लिए हल्द्वानी के बाद अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री अल्मोड़ा के बेस यानी कोविड अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण करके कोविड से निपटने के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आर नोटियाल से उन्होंने व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी ली। इस दौरान सीएम ने कहा कि अधिकारियों को जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करने के निर्देश दिए। कोरोना महामारी के कारण पूरा देश जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है और उसी के तहत आज व्यवस्थाओं को देखने के लिए मैं हल्द्वानी के बाद अल्मोड़ा आया हूँ। यहाँ भी मेडिकल कॉलेज और बेस अस्पताल जो है उन दोनों का मैंने मुआयना करने की बात किया है। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट और इसकी भी समय सीमा तय करने की बात मैंने की है। इसमें बिल्डिंग का जो अभी तक काम जारी था, किन्हीं कारणों से वो रुका रहा। जो पहले एजेंसी काम कर रही थी और उसको हमने काम देने मना किया, अब अपना जल निगम विभाग उसको करे है। बीच में सल्ट विधानसभा का कारण आचार संहिता लगी रही, उसके कारण बजट फंडिंग हम दे नहीं पाए,
लेकिन अब तत्काल बजट भी हम इसमें तत्काल स्वीकृत करके और इसको शुरू कराने वाले हैं। चलिए खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने प्रदेश में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी। नेगी ने बताया कि आज प्रदेश में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या लगभग 5,500 से अधिक हो गई है। वहीं 1390 आईसीयू आज प्रदेश में है। वेंटिलेटर की संख्या को बढ़ाकर 876 किया गया है। साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर की संख्या भी 9,900 के पार पहुंच गई है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि प्रदेश को 126 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है। बढ़ती मौत के आंकड़ों पर ओम प्रकाश ने कहा कि 76% मौतें अस्पताल में देरी से पहुंचने के चलते हो रही हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव द्वारा निजी अस्पतालों को रोजाना डाटा अपडेट करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। 10 लीटर प्रति मिनट की दर से सप्लाई होनी चाहिए और जो आईसीयू बेड हैं उसमें 24 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से सप्लाई होनी चाहिए। तो जितने बेड हमारे पास हैं, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और आईसीयू बेड, इनके लिए हमें 165.18 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। अभी जो बेड ऑक्युपाइड हैं, जो भरे हुए हैं, उनके लिए हमें लगभग जो है 130 मीट्रिक टन चाहिए। और अभी हमें जो उपलब्ध है वो 126 मीट्रिक टन जो है औसत के हिसाब से प्रतिदिन उपलब्ध हो रहा है। हल्द्वानी में सोमवार से 18 से 45 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन काम शुरू हो गया। सुबह 10 बजे से वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी नजर आया। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में नैनीताल जिले का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहां भीड़ को देखते हुए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। जिलाधिकारी के मुताबिक वैक्सीनेशन का पहला दिन है, जिसके चलते थोड़ा मुश्किल पैदा हुई। तो वहीं पर सोमवार को पहले दिन यानी कि 1000 डोज वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही प्रशासन की टीम भी वैक्सीनेशन के साथ काम में लगी रही। तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा इसमें, तो इसीलिए हम लोग इनको व्यवस्थित कर रहे हैं। देखिए आप सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह कैसे मेंटेन कर रहे हैं, हम लोग इसको सुनिश्चित करवा रहे हैं। तो पहला दिन है, भीड़ ऑब्वियस है, होना है, नौजवान है, काफ़ी उत्साह है लोगों में कि वैक्सीनेशन मैक्सिमम लोग इसको अटेंड करें। अभी फर्स्ट फेज़ में हम लोगों ने जंबो एक वैक्सीनेशन प्लान के लिए, उसके लिए ये MB डिग्री कॉलेज चुना है पहले दिन के लिए, क्योंकि आज CM साहब भी आएंगे। उसके कल से फिर हम मोहल्लों के हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि हम हर शहर के हर नौजवान को एक जगह पर हम बुला नहीं सकते हैं। कल से परसों से जितने हमारे वार्ड हैं उसके हिसाब से धीरे धीरे हम लोग प्लान करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। कोविड के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार बेहद गंभीर है। लगातार कोविड पॉजिटिव केस जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उन्हें देखते हुए अब वैक्सीनेशन का काम और तेजी से बढ़ा दिया गया है। डोईवाला में सोमवार से 18 साल से 45 साल तक के व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का अभियान डोईवाला के भानियावाला में शुरू हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अभी भी कोविड काल चल रहा है, इसलिए लोग बहुत ज्यादा सतर्क रहें और सावधानी बरतें। साथ ही उन्होंने लोगों से सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की है, ताकि कोरोना महामारी से खुद को बचाया जा सके। देखने में क्या आ रहा है कि स्प्रेडर जो हैं वो नौजवान हैं, क्योंकि उसकी भागने दौड़ने की क्षमता भी ज़्यादा है और एनर्जी भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा इधर उधर जाता है, कहीं पर ज़रूरत पड़ती है। फिर ऐसे समय में जब इस तरह की दिक्कतें हैं तो स्वाभाविक रूप से नौजवानों की भूमिका ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वैक्सीनेशन का जो ये सेकेंड फेज जो 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए, 45 वर्ष के लोगों के लिए प्रारंभ हुआ है, इससे इस संक्रमण को रोकने में काफ़ी सहायता होगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि क्योंकि हो सकता है कि कुछ समय बाद ब्लड की ज़रूरत पड़े, बड़े अस्पतालों में ब्लड की कमी भी हो सकती है, क्योंकि
जो ब्लड डोनर है वो मैक्सिमम इसी एज ग्रुप का होता है। उत्तराखंड में 18 से 44 वर्ष के जो भी युवा हैं उनको वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू हुआ है। वैसे तो 1 तारीख से शुरू होना था, बट कोई बात नहीं, देर हुई दुरुस्त है। तो मैं सभी युवाओं से अपील करता हूं कि वो भी वैक्सीन लगाएं, क्योंकि जो हमारे युवा हैं वो देश का भविष्य हैं। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो फिर देश सुरक्षित रहेगा। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में सोमवार से 18 वर्ष के युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगनी थी और इसी को देखते हुए प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई। काफी संख्या में युवा और स्थानीय जनता ऋषिकेश कोतवाली के सामने राजकीय विद्यालय में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए इकट्ठा भी हुए। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और लाइन में भी लगे। तपती गर्मी में लोग 2.5 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं लग पाई। ऐसे में लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश बढ़ गया। जब उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगाने वाले डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी विधानसभा अध्यक्ष महोदय आने वाले हैं, उन्हीं के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल विद्यालय पहुंचे, वहां पर मौजूद लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। भारी विरोध के चलते विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कोरोना वैक्सीन की शुरुआत की, जिसके बाद युवाओं को वैक्सीन लगानी शुरू हुई। सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राजधानी देहरादून के हरिद्वार से 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया और इसी कड़ी में कल यानी कि मंगलवार से नैनीताल के डीएसए मैदान में 18 से 45 वर्ष के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जानी है। और नैनीताल में भी कोरोना का टीका लगाने के लिए जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी की हैं। नैनीताल विधायक संजीव आर्य ने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए डीएसए नाम से ऐप बनाया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के.एस. धामी ने बताया कि वैक्सीनेशन में युवाओं के बढ़ते उत्साह को देखते हुए नैनीताल में डीएस मैदान में वैक्सीनेशन के लिए 5 काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें प्रतिदिन लगभग 500 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पूरे देश में आप सबको विदित है कि 18 से 45 वर्ष के जो हमारा एज ग्रुप है उनके वैक्सीनेशन की प्रोसेस शुरू हो रही है। इसी क्रम में आज नैनीताल में मैं स्वयं तैयारी देखने के लिए आया था। हमारे सीएमएस बीडी पांडे भी यहाँ पर उपस्थित थे और लगभग 500 प्रतिदिन का हमने लक्ष्य रखा है कि हम 18 से 45 के एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। और हमारा लक्ष्य है कि हम 1 महीने के अंदर, क्योंकि काफ़ी हद तक नैनीताल में वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत बेहतर रही है। चाहे हमारा पूरा हाई कोर्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा 45 से ऊपर के ब्रैकेट में हमने लगभग वैक्सीनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया है। उत्तराखंड के नैनीताल हाई कोर्ट ने प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते स्तर को देखते हुए बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई जन सुनवाई में स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने पूर्व के आदेश के क्रम में शपथ पत्र पेश किया, जिस पर कोई संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने राज्य सरकार से आरटीपीसी टेस्टिंग तेज कराने को कहा है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि राज्य में कमी को देखते हुए ऑक्सीजन केंद्र को न भेजकर राज्य में ही उपयोग करें, ताकि मरीजों को ऑक्सीजन की कमी ना हो सके। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शिव भट्ट ने कोर्ट से कहा कि भवाली स्थित सैनिटोरियम हॉस्पिटल को कोविड केयर सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से इसका मुआयना कर सुझाव पर विचार करने को कहा है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कोविड मामले की सुनवाई हुई, जिसमें सेक्रेटरी हेल्थ और चीफ सेक्रेटरी ने अपने अपने एफिडेविट फाइल करे और कोर्ट को अवगत कराया कि सरकार क्या क्या कर रही है। कोर्ट दोनों एफिडेविट से खुश नहीं थी और कोर्ट ने सेक्रेटरी हेल्थ को यह निर्देश दिया है कि क्लियर और डिटेल्ड एफिडेविट बेस्ड ऑन एविडेंस फाइल करें, ताकि कोर्ट को पता चल सके कि आप क्या काम कर रहे हैं और उसमें कितनी प्रगति हुई है। क्योंकि लोग मर रहे हैं और उनको बेड्स नहीं मिल रहे हैं, अवेलेबल नहीं है, बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हमारे
स्टेट में, और कोर्ट ने यह भी आपत्ति जताई। ऋषिकेश में गरीब लोगों को ऑक्सीमीटर एवं ऑक्सीजन फ्लो मीटर महंगे दामों पर बेचने वाले एक फिजियोथेरेपिस्ट को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 5 ऑक्सीमीटर एवं 10 ऑक्सीजन फ्लोमीटर सहित 6,000 रुपये बरामद किए गए हैं। यह व्यक्ति एक कार में उपकरण रखकर लोगों को बिक्री करता था। एक स्थानीय नागरिक द्वारा ऑक्सीजन फ्लो मीटर की मांग की गई तो इस पर फिजियोथेरेपिस्ट ने इसमें 6,500 रुपये मांगे। ऐसे में उक्त खरीदार व्यक्ति ने पुलिस को मामले की पूरी जानकारी दी। कोतवाली प्रभारी ऋषिकेश रितेश शाह ने 3 टीम गठित करके आरोपी को दबोच लिया। सोमवार को सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश आर्य को 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें उपलब्ध करवाईं। वहीं विधायक सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पूरा देश कोविड महामारी से गुजर रहा है। राज्य सरकार कोरोना महामारी की दूसरी लहर का गंभीरता से सामना कर रही है। बहुत बड़ी एक महामारी से जूझ रहा है। सितारगंज विधानसभा में ऑक्सीजन की रोज़ शिकायतें आ रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को नहीं मिल पा रहे, ऑक्सीजन की किल्लत है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उर्वशी साहे जी का, सिंगापुर कम्युनिटी का, जिनको मैंने अपने ऑफिशियल लेटर हेड पे एक चिट्ठी लिखी थी कि मेरी विधानसभा में ये प्रॉब्लम है, और उन्होंने मुझे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 7 लीटर के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रोवाइड कराए गए हैं सिंगापुर की कम्युनिटी के द्वारा। और मैंने उसको आज यहाँ पर 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सितारगंज के स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र पे दिए हैं। 5 मैं शक्ति फार्म में दूंगा और 2-3 दिन बाद बरा के जो अस्पताल हैं उनमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। चंपावत पुलिस को चरस तस्करी के मामले पर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टनकपुर पुलिस ने सूचना पर 5 किलो से अधिक चरस के साथ एक चरस तस्कर को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इंडो बॉर्डर से सटे चुका क्षेत्र से यह चरस बरामद की गई है। डिस्ट्रिक्ट में लगातार जो है हम लोगों को एसएसपी महोदय द्वारा आदेशित किया जाता है कि इस एरिया में चरस इसमें कितने अधिक तस्करी होगी उस पर कार्रवाई की जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी टीम द्वारा कल दौरान चेकिंग चुका की तरफ तामली की तरफ का रहने वाले एक व्यक्ति दिलीप सिंह नामक व्यक्ति को पकड़ा है, जिसके कब्जे से 5 किलो 250 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई थी। इसका पूर्व का भी इतिहास है। पिछले वर्ष चंपावत जिले में भी 800 ग्राम चरस में जेल जा चुका है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।